Welcome to this lecture on atomic structure. We were solving some numerical problems based on the atomic structure, and we solved question number 17 yesterday, and now today we'll solve question number 18. Question number 18 reads, an electron of an atom transits means jumps from N1 to N2. From N1 to N2, it jumps from N1 to N2. In which of the following maximum frequency of photon will be emitted? Maximum frequency of photon कब किस जंप में emit होगी? You can do it yourself. आपको frequency का फार्मूला पता है, nu is equal to RC into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. तो nu जो होगी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी वो मैक्सिमम तब होगी जब N1 और N2 क्या होंगे? स्मॉल होंगे, ठीक है ना? जब N1 और N2 क्या होंगे? स्मॉल, तो nu होगी वहां पर ज्यादा. तो you can check from it, ठीक है ना? You will get it, ठीक है ना? Do it yourself. Do yourself. मैंने दिखाया है क्वेश्चन. The figure indicates the energy level diagram of an atom. आप इसको उठा भी सकते हो, ठीक है ना? The figure indicates the energy level diagram of an atom. ये जो है ये energy level diagram है. ये energy level X है, ये energy level A है, ये energy level B है, ये energy level C है. यानी ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट है. The figure indicates the energy level diagram of an atom and the origin of 6 spectral lines in emission. And origin of how many spectral lines? 6 spectral lines in emission. E.g., line number 5 arises from transition. Line number 5 arises from transition from B to A. From B to A. Which of the following spectral lines will also occur in the absorption spectrum? Please write down spectrum. It is wrong here. Please write down spectrum. अब देखो बच्चों यहां पर देखो, आपको लास्ट में क्या कहना है? Which of the following spectral lines will also occur in the absorption spectrum? देखो, ये एक लाइन है, ठीक है ना? ये दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन है, ये तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन है, ये चौथी स्पेक्ट्रल लाइन है, ये पांचवी, ये छठी है, ठीक है ना? आपको कहना है इन लाइन्स में 1 2 3 4 5 6, इन लाइन्स में जो ये 1 2 3 4 5 6 है, देखो लेवल लाइन नंबर 5 कब इमिट हुई है? जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फ्रॉम लेवल बी टू ए. लेवल नंबर 1 कब इमिट हुई? जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फ्रॉम सी टू ए, सी टू एक्स, ठीक है ना? लेवल नंबर लाइन नंबर 2 कब हुई? जब इसने जंप किया फ्रॉम बी टू एक्स, ठीक है ना? लाइन नंबर 3 कब हुई? जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फ्रॉम ए टू एक्स, ठीक है ना? लाइन नंबर 4 कब इमिट हुई? जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फ्रॉम सी टू ए. लाइन नंबर 5 बी टू ए. लाइन नंबर 6 सी टू बी. आपको कहना है इन सारे ये जो है दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम. क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से कहां आता है? लोअर एनर्जी लेवल से. तो ये जो है ये एमिशन स्पेक्ट्रम है. आपको कहना है अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको देखना है कि कौन कौन लाइन एग्जिस्ट होती है. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तब इमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो लाइन्स होंगी जिन्होंने जंप किया होगा फ्रॉम लोअर एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. अब हमने देखना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वही लाइन्स आएंगी जो लाइन्स ग्राउंड स्टेट से जंप ग्राउंड स्टेट से शुरू करेंगे. तो यहां पर कौन कौन लाइन ग्राउंड स्टेट में है? 1 2 3. यानी अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसका पढ़ेंगे तो उस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में खाली 3 लाइनें होंगी. कौन कौन लाइन होगी? 1 2 and 3. बाकी लाइंस नहीं होंगी क्योंकि जो फोर्थ लाइन है ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है ना? सेकंड फिफ्थ जो है ये भी फर्स्ट, सिक्स्थ जो है ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो इमिट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ओकर होता है तभी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट. तो यहाँ पर जो लाइन 1 2 3 है दे बिलोंग टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना? तो यहाँ पर
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यही लाइन, अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम इसका पढ़ेंगे तो यही 3 लाइंस ओकर होंगे. कौन कौन लाइन? 1, 2 and 3. Only these 3 lines occur in the absorption spectrum. This completes this beautiful question. An electron makes a transition from orbit n is equal to 4 to n is equal to 2. हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इसने ट्रांजिशन की है फ्रॉम n is equal to 4 यानी फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. किस एटम का? हाइड्रोजन एटम. द वेव नंबर ऑफ द इमिटेड रेडिएशन will be R is Rydberg's constant. Let us do it. n is equal to 4 to n is equal to 2. आपको वेव नंबर निकालना है हाइड्रोजन एटम के लिए. हाइड्रोजन एटम के लिए वेव नंबर के लिए फार्मूला है V बार is equal to R into 1 by n1 square minus 1 by n2 square. जो n1 है वो कितना है यहां पर? n1 कितना है? 2. n2 कितना है? 4. चूंकि इलेक्ट्रॉन जंप करता है यहां देखो 4 to 2 यानी ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू 2nd ऑर्बिट. तो आपका n1 जो है n1 वो होगा 2 और n2 क्या होगा? 4. तो वैल्यू लगा भाई, ये बनेगा V बार इज इक्वल टू R इंटू 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर. ये बनेगा आपको V बार इज इक्वल टू R इंटू 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 60. ये बनेगा आपका V बार इज इक्वल टू R इंटू 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 64. ये बनेगा आपका V बार इज इक्वल टू R इंटू 12 डिवाइडेड बाई 64. ठीक है? ठीक है ना? ठीक है ना? 4 16 होगा 64. ये बनेगा आपका 4 3s are 12. यहां पर क्या बनेगा? 4 16s are 64. 4 1s are 4, 4 6s are 24. तो आपको V बार बनेगा 3R डिवाइडेड बाई 60. तो वेव नंबर जो V बार है वो निकलेगा 3R डिवाइडेड बाई 60. This completes this beautiful question. Suppose an electron is attracted towards the origin by a force K by 4. एक इलेक्ट्रॉन जो है that is revolving around the nucleus. ठीक है ना? तो न्यूक्लियस उसका origin बन गया. Suppose ये इलेक्ट्रॉन जो है it is attracted towards the origin by an attractive force. What is that attractive force given? K by R. That means आपका जो यहाँ पर Coulomb force of attraction है वो इसने यहाँ दिया है. क्या दिया है? K by R. असली ये K by R नहीं है. असली ये क्या है? K divided by E square divided by R square. अब इसने इसके बराबर दिया. लेकिन आपको पता है यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को कौन फोर्स देता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Where K is constant and R is the distance of electron from the origin. By applying Bohr's model to the system, the radius of electron, the radius of the nth orbit of electron is found to be Rn. इस क्वेश्चन को जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन पे एग्जिस्ट हुआ वो K by R है. अगर हम इस सिस्टम पे इसमें क्या लगाएंगे? बोर्स मॉडल. तो आउटर जो nth ऑर्बिट की रेडियस है वो क्या है? Rn. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? Tn. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? Tn क्या है? काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. ठीक है ना? तो उस दूसरा क्या है? शाबाश. दूसरा क्या है? Tn is inversely proportional to, शाबाश, Tn is inversely proportional to n. ठीक है? Rn is directly proportional to n. Tn is inversely proportional to n. Rn is directly proportional to n. Tn is inversely proportional to n. Rn is directly proportional to n square. हमें देखना है इनमें कौन सा आएगा. पहला क्या है? Tn is independent of n. Rn is directly proportional to n. मुझे देखना है काइनेटिक एनर्जी और रेडियस ये किस पे डिपेंड करती है. ठीक है ना? लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिया गया है जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सर्ट हुआ वो है K by R. आपको पता है यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये इलेक्ट्रॉन को क्या देता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो आप ऐसे लिखेंगे mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू K by R. ऐसे लिखेंगे mv स्क्वायर बाय R
is equal to K by R. What is mv square by R? This is the centripetal force. This is provided by this force of attraction, because this force of attraction acts along the radius towards the center. Now, हमें पता है बोर्स सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? Angular momentum of electron, that is mvr. M is the linear momentum, R is the distance. mvr is equal to nh divided by 2 pi. mvr is equal to nh by 2 pi. ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है. Angular momentum of electron is equal to integral multiple of h by 2 pi. अब यहां पर v का वैल्यू निकालो. v बनेगा आपको nh divided by 2 pi mr. v निकला आपको nh divided by 2 pi mr. अब v का वैल्यू इस इक्वेशन में दे दो, इसको फर्स्ट रखो नाम. Therefore first becomes, आपका जो फर्स्ट है देखो क्या बनेगा, वो बनेगा m by r into, जब हम v का वैल्यू देंगे क्योंकि वहां स्क्वायर है, चलो दे देंगे वैल्यू. दिस इज nh डिवाइडेड बाय 2 pi mr होल स्क्वायर इज इक्वल टू k by r. यहां देखो बच्चों, ये r और ये r कैंसिल करो. दिस इज m है ना, डिवाइड m इंटू शाबाश n स्क्वायर h स्क्वायर है ना, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय शाबाश डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू k. ठीक है ना, r स्क्वायर को वहां ले लो, वहां ले लो. ठीक है, ये बनेगा आपके लिए m, एक m और एक m कट गया. ये बनेगा आपके लिए n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर शाबाश m शाबाश r स्क्वायर को उधर ले लेंगे इज इक्वल टू k r स्क्वायर. r स्क्वायर निकालो, ये बनेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m इंटू k. यहां देखो h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k ये कांस्टेंट है. अरे भाई h प्लस कांस्टेंट, 4 जो है कांस्टेंट, पाई जो है कांस्टेंट, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, k जो है ये कांस्टेंट. तो इसका मतलब है r स्क्वायर जो है वो निकला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. दिस एम्प्लाइज जो आपका r है वो निकला प्रोपोर्शनल टू n. तो पहला मैंने देखा जो r है रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, वो निकला प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय दिस कंडीशन. अदरवाइज r है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर by the other condition. As per the given condition, this condition, r जो है वो किसके प्रोपोर्शनल निकला, n को. अदरवाइज रेडियस जो है वो प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर जो आपने पढ़ा है. नाउ अब हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे. काइनेटिक एनर्जी देखेंगे. आपको पता है काइनेटिक एनर्जी T होता बराबर 1/2 mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी T होता बराबर 1/2 mv स्क्वायर. v का वैल्यू लगाओ भाई, ये बनेगा T इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर का वैल्यू लगाओ. v का वैल्यू लगाओ वो है nh शाबाश डिवाइडेड बाय 2 पाई mr का होल स्क्वायर. ये बनेगा T इज इक्वल टू 1/2 m शाबाश n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. देखो 1/2 कांस्टेंट है, इस m से ये m खत्म हो गया. यहां देखो 1/2 कांस्टेंट है, ठीक है ना. h जो है वो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट. 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, m जो है वो कांस्टेंट है, m जो है वो कांस्टेंट है. तो इसका मतलब है आपका t जो है वो निकलेगा प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय r स्क्वायर. n स्क्वायर बाय r स्क्वायर. देखो क्यों, ये h कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, यहाँ m रहेगा 1 m, क्योंकि 1 m और 1 m कट गया. ठीक है ना, तो यहाँ क्या रहा n स्क्वायर बाय r स्क्वायर. मगर r स्क्वायर किसको प्रोपोर्शनल है? इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज T इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय n स्क्वायर. क्यों? आपका r जो है वो प्रोपोर्शनल है n को. r किसको प्रोपोर्शनल है? n को. इसका मतलब है r स्क्वायर किसको प्रोपोर्शनल होगा? इसका मतलब है T जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू पावर 0. चूंकि इस n स्क्वायर को ऊपर लेंगे ये बनेगा n रेज़ टू पावर -2. बेसिस आर सेम पावर्स आर, ये बनेगा 2 - 2, वो किसके बराबर बेटा? 0. ये बनेगा T इज प्रोपोर्शनल टू n रेज़ टू पावर 0. इसका मतलब है n रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब है एज पर दिस कंडीशन जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n.
चूंकि ये बनेगा n रेज़ पावर 0, n रेज़ पावर 0 मींस 1। इसका मतलब है आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है एज पर दिस कंडीशन, दिस ये जो गिवन कंडीशन है, एज पर दिस कंडीशन R इज प्रोपोर्शनल टू n बट काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। तो पहला ही ऑप्शन जो इसको था ना, T इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, वही इसको आएगा, ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए, हाइड्रोजन लाइक एटम, इट्स अ हाइड्रोजन लाइक एटम। Electron makes transition from energy level with quantum number n to another quantum number n minus 1, 2 to 1। अगर हम कहेंगे 2 to 1, एक हो गया 2, दूसरा हो गया 2 minus 1, है ना। 2 to 1 कैसे लिख सकते हैं? 2 to 2, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम लेवल 2 to लेवल 1 तो हम उसको ऐसे लिखेंगे फ्रॉम 2 to 2 minus 1 लेवल, ठीक है ना। तो इसने यही कहा यहां पर, an electron in a hydrogen atom, electron makes a transition from an energy level with quantum number n to another quantum number n minus 1. If n is greater than 1, the frequency of the radiation emitted will be proportional to। आपको जो frequency of radiation है, जो निव है, वो किसको proportional होगी, ये याद रखना। यहाँ पर बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इसे और करूंगा मैं। ये है 1 by n square, 1 by n cube divided by 2, 1 by n cube divided by 2। लास्ट ऑप्शन है 1 डिवाइडेड बाय n क्यूब। ट्रांजिशन कहां से है? n to n minus 1। चलिए, लेट अस डू इट। हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन कल फार्मूला दिखाई, v होता है बराबर RC इंटू 1 बाय शाबाश n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। यहां देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन कल मैंने निकाला था एक्सप्रेशन, न्यू जो है न्यू, दिस इज न्यू इज इक्वल टू RC इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। यहां देखो बच्चों, नाउ यहां पर जो ट्रांजिशन है दैट इज फ्रॉम n टू n minus 1, दैट इज फ्रॉम n टू n minus 1। इसका मतलब है जो आपका n2 है वो क्या है? n। जो आपका n1 है वो क्या है? n minus 1। तो कर दो मेरे बच्चों, दिस एम्प्लाइज न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि RC कांस्टेंट है, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे लिखेंगे RC कांस्टेंट है, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है बच्चा। शाबाश, 1 डिवाइडेड बाय, बच्चों बोलो n1 के बदले क्या लिखेंगे? शाबाश, n minus 1 का स्क्वायर, शाबाश, माइनस उसके बदले क्या लिखेंगे? 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, शाबाश। दिस इज न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, शाबाश मेरे बच्चों, दिस इज n स्क्वायर माइनस n minus 1 का होल स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू शाबाश n minus 1 का स्क्वायर। ऐसे देखो, n स्क्वायर माइनस n minus 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर इनटू n minus 1 स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों क्या करेंगे, ये हो गया न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, शाबाश बच्चों, ये हो गया ऐसे n स्क्वायर, ठीक है, माइनस वो है a minus b का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर यानी n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 2a है n, b है 1 माइनस 2n, 2ab 2n इंटू 1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय शाबाश n स्क्वायर इंटू n minus 1 का होल स्क्वायर। आगे दौड़ो, ये बनेगा न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, शाबाश बच्चों, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा ना 1 ही, तो यहां माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा माइनस 1 माइनस हो गया प्लस 2n, शाबाश, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n minus 1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे, ये n स्क्वायर खत्म, ये बना न्यू इज प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, 2n minus 1 बोल नहीं रहे हो, डिवाइडेड बाय शाबाश, डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n minus 1 होल स्क्वायर। देखो यहां पर जो 1 है ये कांस्टेंट है, यहां पर जो 1 है वो क्या है? कांस्टेंट। इसका मतलब है आपका न्यू जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2n, 2 भी कांस्टेंट है, यार 2 तो कांस्टेंट है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n minus 1 स्क्वायर। वार बुझो है तो न्यू प्रोपोर्शनल टू 2n minus 1 क्या है? कांस्टेंट, 2 क्या है? कांस्टेंट। एमे मतलब न्यू द प्रोपोर्शनल टू n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इनटू n minus 1। अब देखो, एक n और एक n खत्म, ठीक है,
ये निकलेगा न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। न्यू निकलेगा, न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय n माइनस n इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां पर देखो ये बनेगा न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर, होगा ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2ab हो गया 2n, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये निकलेगा न्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय n क्यूब, ठीक है ना, प्लस n माइनस 2n स्क्वायर। मैंने n से मल्टीप्लाई किया। अब हाईएस्ट पावर क्या है यहां पर, क्या है 3। इसका मतलब है आपका न्यू जो है वो है प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n क्यूब, ठीक है ना। यहां पर हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं हाईएस्ट। तो न्यू किसको प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो न्यू जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। समझ आया ना आपको। यहां पर ये यहां पर देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। मैं बताऊंगा न्यू इज प्रोपोर्शनल टू n डिवाइडेड बाय दिस, एक n और एक n काट गया, ठीक है ना। फिर मैंने इसका स्क्वायर हटाया, तो यहां पर जो हाईएस्ट टर्म आई वो क्या आई क्यूब। तो न्यू जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ठीक है ना। अब टाइम पीरियड किसको प्रोपोर्शनल होगा, यहां पर बताओ मुझे टाइम पीरियड किसको प्रोपोर्शनल होगा। टाइम पीरियड होता है t होता है 1 बाय न्यू, ठीक है ना। तो t हो गया प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय n क्यूब, तो t हो गया प्रोपोर्शनल टू व्हाट n क्यूब। जो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना, वो किसको प्रोपोर्शनल है, क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसमें ये चीज भी निकला, t इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। क्वेश्चन आपका ये है, लेकिन आपने ये भी निकाला। अगर आपको टाइम पीरियड निकालना होगा, टाइम पीरियड विल बी प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। दिस कंप्लीट्स दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। बेटा बोल, when a hydrogen atom is raised from ground state to excited state, हाइड्रोजन एटम को हमने रेज करना है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू, जरा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में रेज करने से क्या इंक्रीज होगा। पहला चीज जो इंक्रीज होगा वो रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि वो जाएगा ग्राउंड स्टेट में, वो फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके बाद दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, रेडियस क्या जाएगा आपको इंक्रीज, यानी डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस वो क्या होगा इंक्रीज। आपको कहना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, देखो यहीं पर करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू -1 बाय r, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है ना, वो होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान। आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r विद नेगेटिव साइन। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखना, वो निकलेगी, वो वहां पर होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और पोटेंशियल एनर्जी होगी नेगेटिव टाइम्स प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव टाइम्स 1 बाय r। अब जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक, एक्साइटेड स्टेट में r जो है वो इंक्रीज होगा। जब r इंक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जब r इंक्रीज होगा जो पोटेंशियल एनर्जी ये बनेगी लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, यानी ये क्या होगी इंक्रीज। हम लिखेंगे एज r increases kinetic energy decreases, ठीक है ना, kinetic energy decreases, u शाबाश potential energy u शाबाश potential energy u increases, potential energy u increases। जब r इंक्रीज होगा ये u जो है ये इंक्रीज होगा, लेकिन वो क्या होगा डिक्रीज। ये क्यों इंक्रीज होगा, यहां इसको क्या है नेगेटिव साइड, इट विल बिकम लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव मींस मोर पॉजिटिव। तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हाइड्रोजन एटम, ये भी आप ले सकते हो इसका। एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन n1 टू n2। किस ऑर्बिट से आया, n1 से कहां गया n2 तक, ठीक है ना। Where n1 and n2 are principal quantum numbers of two states। एक स्टेट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n1, दूसरे का क्या है n2। इलेक्ट्रॉन आया है फ्रॉम n1 टू n2। Where n1 and n2 are principal quantum numbers of two states, assuming Bohr's model to be valid, assuming Bohr's model to be valid, the time period of electron in the initial state, जब इसका क्वांटम नंबर n1 होगा, वो इनिशियल स्टेट है, उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द फाइनल स्टेट। जो इनिशियल स्टेट में टाइम पीरियड है सपोज दैट इज t1, सपोज फाइनल स्टेट में जो टाइम पीरियड है दैट इज t2, लेकिन जो t1 है दिस इज 8 टाइम्स t2 दिया गया है।
the time period of electron in its initial state is 8 times that in the final state. ठीक है ना, that in the final state. Then the possible values for n1 and n2 are, n1 और n2 के possible values लिखने हैं, क्या है इनमें कौन से possible values होंगे। देखो हम यहीं पे करेंगे इसको। यहां देखो, आपने अभी पढ़ा जो टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन होता वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी आपने देखा क्वेश्चन में टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीक्वेंसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन टाइम पीरियड जो है वो क्या निकला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ आपको इनिशियल स्टेट का क्वांटम, इनिशियल स्टेट में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है n1। सपोज इनिशियल स्टेट में जो टाइम पीरियड है वो है t1। फाइनल स्टेट का जो क्वांटम नंबर है, फाइनल स्टेट का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो दिया है इसने n2। सपोज टाइम पीरियड कितना है t2, ठीक है ना। नाउ एक और कंडीशन दी है इसने बोला है t1 जो है वो है 8 टाइम्स t2। T1 जो है इनिशियल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड है वो है बराबर 8 टाइम्स दैट इन द फाइनल स्टेट। देखो T किसको प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है T1 विल बी प्रोपोर्शनल टू n1 क्यूब, ठीक है। T2 विल बी प्रोपोर्शनल टू n2 क्यूब, ठीक है। डिवाइड करो इनको, ये बनेगा T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू n1 क्यूब डिवाइडेड बाय n2 क्यूब, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखो, T1 किसके बराबर है, शाबाश, T1 किसके बराबर है, शाबाश, 8 टाइम्स T2 है ना, डिवाइडेड बाय क्या अपना T2 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n2 का होल क्यूब। कोई फर्क पड़ेगा, देखो T1 किसके बराबर है, 8 टाइम्स T1, ठीक है। T1 कैंसल, तो आपको निकला बच्चों n1 डिवाइडेड बाय n2 का होल क्यूब जो है वो निकला आपको 8, ठीक है। आपको निकला n1 बाय n2 का होल क्यूब जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 क्यूब, क्योंकि 2 क्यूब किसके बराबर है, 8 के बराबर। क्यूब और क्यूब कैंसल, ये निकलेगा n1 बाय n2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका मतलब है n1 निकला ट्वाइस n2, ठीक है ना। अब देखो पॉसिबल वैल्यूज, पहले n2 को 1 लेंगे, n2 को क्या लेंगे 1, n2 को ले लो 1, तो n1 किसके बराबर निकलेगा, शाबाश, n1 किसके बराबर निकलेगा 2 के बराबर। अरे n2 को 1 ले लो, n1 किसके बराबर निकलेगा 2 के बराबर। वो कोई ऑप्शन है n2 इज इक्वल टू 1 किसी में है, कहीं नहीं है। इसके बाद n2 को आप 2 ले लो, n2 को 2 ले लो, ठीक है ना। n2 को कितना लिया 2, जरा n1 देखो कितना बनेगा, n1 बनेगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, यानी जब n2 2 है तो n1 जो है वो है 4। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी सीधे निकला आपको, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। n1 जो है दैट इज 4 और n2 जो है वो है 2। आपको समझ आई बात? दिस कंप्लीट्स दिस गुड क्वेश्चन। Which of the following statements about the Bohr's model of hydrogen atom is false? इन स्टेटमेंट्स में आपको देखना है फॉल्स कौन है। पहला, acceleration of electron in n is equal to 2 orbit is less than that in n is equal to 1 orbit. Acceleration होता है increase in velocity। आपको पता है, आपने पढ़ा है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है जब वो इनर मोस्ट ऑर्बिट में होता है। प्रूव किया हमने, इलेक्ट्रॉन हैज मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन इट इज मूविंग इन द इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, दूसरे में क्या होगा कम। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन 1 to 2nd ऑर्बिट में चला गया इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज जाएगा कि डिक्रीज जाएगा, डिक्रीज जाएगा। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब है जो सेकंड ऑर्बिट पे एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, बिकॉज़ वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में ज्यादा होगी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n is equal to 2 ऑर्बिट इज मोर देन दैट इन n is equal to 1 ऑर्बिट। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है L होता है nh/2 पाई, दैट इज L जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है n को। इसका मतलब है जितना n ज्यादा होगा उतना L ज्यादा होगा।
पहले क्वांटम पहले ऑर्बिट में L कम होगा, दूसरे ऑर्बिट में क्या होगा, ज्यादा, है ना, क्योंकि एज n इंक्रीजेस L इंक्रीजेस। इसका मतलब है सेकंड ऑर्बिट में ज्यादा एंगुलर मोमेंटम होगा, थर्ड में ज्यादा होगा। तो स्टेटमेंट पढ़ो, angular momentum of electron in n is equal to 2 orbit, it will be surely more than that in n is equal to 1 orbit। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाओ। तीसरा तो खुद आएगा आपको, क्योंकि जब वेलोसिटी कम है सेकंड ऑर्बिट में, वेलोसिटी कम है एज दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो तीसरा स्टेटमेंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n is equal to 2 orbit is less than that in 1 orbit। This is a true statement, this is not a false statement, this is true, this is true, this is true। आप तीसरा देखो, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है जब हम आउटर ऑर्बिट्स में जाते हैं, आउटर ऑर्बिट्स में जाते हैं, यानी पोटेंशियल एनर्जी इन ऑर्बिट सेकंड विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी इन ऑर्बिट फर्स्ट। इसने क्या लिखा, potential energy of electron in n is equal to 2 orbit is less than that is equal to n is equal to 1 orbit। So this statement is what, false, because potential energy increases when we move in outer orbits। पहले ऑर्बिट में कम होगी, दूसरे में ज्यादा होगी। इसने गलत लिखा है, तो हियर यहां होना चाहिए मोर, तो इसने क्या लिखा है, लेस। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो है दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, तो हमारे ऑप्शन में आएगा ये दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। लेट अस डिस्कस सम फार्मूलाज। We will have a formula for the maximum wavelength in the series, then we will derive the formula for the minimum wavelength in the series। एक सीरीज जो स्पेक्ट्रल सीरीज होती है उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ कब होती है, मिनिमम वेवलेंथ कब होती है। आई विल राइट डाउन 2 फार्मूलाज, आपको वो फार्मूला याद रखना है, ठीक है। कैसे है फार्मूला, आई विल डिराइव दिस फार्मूलाज। देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, व्हाट हैपेंस, ए रेडिएशन इज इमिटेड, ए फोटॉन इज इमिटेड, ठीक है ना। जो इस फोटॉन की वेवलेंथ होती है वो होती है 1/λ, ठीक है ना, इज इक्वल टू शाबाश r इंटू शाबाश 1 डिवाइडेड बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 ऑर्बिट टू n1 ऑर्बिट, ठीक है ना। आगे जाएंगे, इसको थोड़ा चालू करेंगे। This is 1/λ is equal to r into n2 square minus n1 square divided by शाबाश n1 square into n2 square। शाबाश, लैम्डा निकालो। This implies lambda is equal to n1 square into n2 square divided by n2 square minus n1 square into r, ठीक है ना। लैम्डा क्या लिखना आपको, n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू r। अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो आप डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे, n1 n2 पता होगा, r पता होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहां देखो, नाउ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं इसको डिवाइड करूंगा बोथ साइड्स बाय, न्यूमरेटर को भी n2 से डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर को भी n2 से डिवाइड, n2 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। न्यूमरेटर को भी n2 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर को भी n2 स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय शाबाश n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर इनटू r, ठीक है। दूसरी फार्मूला बनाऊंगा, ये और ये खत्म, तो आपको निकला लैम्डा इज इक्वल टू n1 स्क्वायर। यहां देखो, जब मैं इसको डिनोमिनेटर अलग अलग दूंगा, पहला n2 स्क्वायर खत्म, दूसरी टर्म में क्या रहेगा, n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर, ये ऐसे बनेगा 1 माइनस n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर इनटू r। इसका मतलब है जो आपका वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकला n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर। अब देखो n1 किस सीरीज के लिए ज्यादा है, n1 है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जंप्स एंड होते हैं। लेमन सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक जंप्स एंड होते हैं इन n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट, ठीक है ना। तो लेमन सीरीज के लिए जो n1 है, लाइमन सीरीज के लिए जो n1 है वो है 1, बाल्मर सीरीज के लिए जो n1 है वो है 2, उसके बाद क्या है, बॉस्टन सीरीज के लिए जो n1 है वो है 3, ब्रैकेट सीरीज के लिए जो n1 है वो है 4, उसके बाद आपका जो फंड सीरीज है, फंड सीरीज के लिए जो आपका n1 है वो है 5,
ठीक है ना। तो इसका मतलब है ग्रेटर द n1 ग्रेटर विल बी लैम्डा। तो n1 किस सीरीज के लिए ज्यादा होगा? इसका मतलब है वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड फोटोन इन फंड सीरीज, ठीक है ना, विल बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन इन व्हाट सीरीज? शाबाश, इन ब्रैकेट सीरीज, ठीक है ना, विल बी ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन व्हाट सीरीज? Paschen सीरीज, will be wavelength of the photon emitted in what series? शाबाश, Balmer series will be greater than the wavelength of photon emitted in what series? Lyman series। समझाइए आपको बात, समझाइए आपको बात। लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n1 स्क्वायर। n1 किसको ज्यादा है? फंड सीरीज को। फंड सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक जंप्स एंड होते हैं फिफ्थ ऑर्बिट में, ठीक है ना। लाइमन सीरीज में किस में होते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो लाइमन के लिए सबसे कम है n1। तो जब n1 कम होगा लैम्डा कम होगा। इसका मतलब है लैम्डा फंड इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्रैकेट इज ग्रेटर देन लैम्डा पास्टन इज ग्रेटर देन लैम्डा बाल्मर इज ग्रेटर देन व्हाट? इज ग्रेटर देन व्हाट? लैम्डा लाइमन। ये एक जरूरी चीज मैंने निकाला आपको यहां पर दिखा है। आगे जाएंगे हम, एक और चीज जरूरी चीज मैं यहां दिखाऊंगा आपको। देखो फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन एक सीरीज में कब इमिट होती है? जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम जिस ऑर्बिट में इसको जंप करना है उससे आगे जो वाला ऑर्बिट होगा। फॉर एग्जांपल लाइमन सीरीज में जो फर्स्ट मेंबर होगा वो कब इमिट होगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट टू n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट, ठीक है ना। लाइमन सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होगा वो कब होता है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट टू n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट। यानी जब इलेक्ट्रॉन जंप करता होगा फ्रॉम n1 प्लस 1 ऑर्बिट टू nth to nth ऑर्बिट to n is equal to n ऑर्बिट, ठीक है ना। उस वक्त जो ये लाइन होती है, इस लाइन को हम कहते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज जो है, फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज जो होती है, फर्स्ट मेंबर ऑफ सीरीज में जो वेवलेंथ होती है सीरीज की वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है वो किस मेंबर को होती है? जो फर्स्ट लाइन सीरीज की होती है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सीरीज में सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, ठीक है ना। जो आपने देखा फर्स्ट लाइन कब इमिट होती है? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम n प्लस 1 ऑर्बिट टू n ऑर्बिट, ठीक है ना। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल लाइमन के लिए जो फर्स्ट मेंबर होगा वो होगा 2 to 1, ठीक है ना। बाल्मर के लिए जो फर्स्ट होगा वो होगा 3 to 2, ठीक है ना। तो ये लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन लाइमन के लिए फर्स्ट मेंबर है, ये लाइन जो है ये बाल्मर के लिए फर्स्ट मेंबर है। और जो फर्स्ट मेंबर किसी भी सीरीज का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो उस सीरीज में सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है उस मेंबर को, ठीक है ना। सो वेवलेंथ इज ऑलवेज मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज, ठीक है ना। देखो कैसे, उसके लिए हम फार्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। देखो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ लेट n1 इज इक्वल टू 1, n1 किसके बराबर लेंगे? 1। और n2 जो है वो किसके बराबर होगा? n प्लस 1। क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट, फ्रॉम n1 टू n, फ्रॉम n1 टू n। n1 जो है 1 नहीं है, n1 इज इक्वल टू n और n2 जो है वो है क्या? n प्लस 1। तो मैंने यहां लिखा फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ। जरा निकालो इसमें वो फार्मूला, लैम्डा मैक्सिमम किसके बराबर निकलेगा? शाबाश, फार्मूला निकालो। देयरफॉर लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू, बोलो n1 स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे आप? n स्क्वायर। ये होगा n स्क्वायर इंटू n2 के बदले क्या आएगा? शाबाश, n1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय शाबाश n2 स्क्वायर। वो क्या आएगा? शाबाश n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू क्या है? r। ये देखो ना, इसमें दे दो n1 के बदले क्या लिखा? n, n2 के बदले क्या लिखा? n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो लैम्डा मैक्सिमम जो है वो आया n1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या बना यहां पर? शाबाश, लैम्डा मैक्सिमम जो आपका है, लैम्डा मैक्सिमम बनेगा आपका n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको खुलाओ, ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस n स्क्वायर इंटू r, ठीक है। तो लैम्डा मैक्सिमम निकालो आप, शाबाश। लैम्डा मैक्सिमम होगा n स्क्वायर
इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये n स्क्वायर खत्म, डिवाइडेड बाय 2n-1 इंटू r। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जब भी आपको किसी सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी होगी, किसी सीरीज में जो मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट हुई होगी वो निकालनी होगी, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू 2n+1। ये क्या है? n स्क्वायर प्लस n+1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2n+1 इंटू r। इसका मतलब है इस हर एक सीरीज में आपको खाली पता चलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक जंप्स किस ऑर्बिट में खत्म हुई। फॉर लाइमन सीरीज n किसके बराबर है? 1, तो ये n 1 लिख दे। फॉर बाल्मर सीरीज n किसके बराबर है? 2। फॉर पास्चन सीरीज n किसके बराबर है? 3। क्योंकि n जो है ना, n तो हाईएस्ट ऑर्बिट है, ये तो हाईएस्ट ऑर्बिट है। नाउ ये फार्मूला आई। इसके बाद जो हर एक सीरीज का सीरीज लिमिट होता है, सीरीज लिमिट हर एक सीरीज का जो सीरीज लिमिट होता है वो किसके बराबर होता है? यहां लिखो, पहले लिखो लैम्डा किसके बराबर है? शाबाश, n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू r। ये तो पता है। देखो हर एक सीरीज में जो सीरीज लिमिट होता है वो सबसे आखिरी लाइन होती है। वो कैसे जंप होती है? फ्रॉम इन्फिनिटी टू first in case of Lyman series limit it will be emitted when the electron jumps from n is equal to infinity to n is equal to 1r। ठीक है ना? हम ऐसे लिखेंगे, for series limit जो आपका n2 होता है वो होता है इंफिनिटी। जब वेवलेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी जो होगी एनर्जी कम होगी। क्योंकि देखो एनर्जी E है बराबर h न्यू, E है बराबर h c बाई लैम्डा, क्योंकि न्यू है c बाई लैम्डा। जब वेवलेंथ ज्यादा होगी एनर्जी क्या होगी? कम। यानी जो फर्स्ट मेंबर हर एक सीरीज का होता है उसमें वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, लेकिन एनर्जी क्या होगी उसमें? कम। अब सीरीज लिमिट, हर एक सीरीज का जो सीरीज लिमिट होता है उसमें n2 किसके बराबर होता है? इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है। सपोज n1 जो होगा, n1 होगा n, ठीक है। उसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो होगी मिनिमम। जो सीरीज लिमिट का ग्रुप स्पेक्ट्रल सीरीज का जो सीरीज लिमिट होता है जिसमें आपको n2 इन्फिनिटी होता है, वहां पर एनर्जी ज्यादा होती है। देखो इन्फिनिटी टू फर्स्ट ऑर्बिट, अब देखो एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना, तो वहां पर वेवलेंथ क्या होगा? सबसे कम। तो वहां पर जो वेवलेंथ होता है वो होता है मिनिमम। वेवलेंथ जो सीरीज लिमिट के लिए होता है वो होता है मिनिमम। जरा ये मिनिमम वेवलेंथ इससे निकालेंगे, इस फार्मूला से। जरा बताओ लैम्डा मिनिमम किसके बराबर निकलेगा आपको? लैम्डा मिनिमम आपको निकलेगा, शाबाश, n1 के बदले क्या लिखेंगे? n, ठीक है ना। तो ये है n स्क्वायर इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, शाबाश शाबाश। उसके बाद क्या है? शाबाश, माइनस n स्क्वायर इंटू r। यही फार्मूला है, कुछ और है फार्मूला? जरा फार्मूला दिखा मुझे, क्या है? n1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। देखो इसका मतलब है यहां लैम्डा मिनिमम जो है वो होगा बराबर, क्योंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस दिस विल बी आल्सो इन्फिनिटी, तो ये होगा सीधे n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है ना। वो क्या होगा? n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो लैम्डा मिनिमम के लिए जो फार्मूला आपकी बनी वो बनी n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अरे भाई ये देखो ना, ये है दिस माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी माइनस 2 दैट इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर ही आएगा, इन्फिनिटी स्क्वायर कैंसल्स, ठीक है ना। तो वहां क्या रहा आपको? n स्क्वायर बाय r। अगर इन दो का रेशो निकालेंगे आप, लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम का रेशो निकालेंगे, जरा रेशो किसके बराबर आएगा? लैम्डा मैक्सिमम, एक और फार्मूला लिख लेगी, लैम्डा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम। जरा वो रेशो देखो किसके बराबर आएगा? शाबाश, देखो किसके बराबर? लैम्डा मैक्सिमम किसके बराबर आएगा? शाबाश, n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बोलने आओ, 2n+1 इंटू r इंटू इसका उल्टा पलट जाएगा, ठीक है ना। r तो ऊपर जाएगा, ये बनेगा r डिवाइडेड बाय क्या होगा? n स्क्वायर कैंसल्स, r कैंसल्स। तो रेशो जो आया वो आया n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n+1। ये है किसी भी सीरीज में जब आपको रेशो निकालना होगा मैक्सिमम टू मिनिमम वेवलेंथ, तो आप सीधे यही फार्मूला निकालेंगे। अब कोई जरूरत नहीं आपको लैम्डा मैक्सिमम निकालने और लैम्डा मिनिमम निकालने के लिए। सीधे अगर आपको रेशो निकालना होगा आपको n पता होना चाहिए। n मतलब
किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनिक जंप्स एंड हो गए, ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स दीज टू ब्यूटीफुल फार्मूलाज। फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट्स ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज, ये लाइमन है भाई, ऑफ लाइमन एंड बाल्मर सीरीज, LYMAN, of Lyman and Balmer series are Lyman and Balmer series, LYMAN, for Lyman and Balmer series are series of electron spectrum is। आपको पहले देखो, जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है c/λ। हमें देखना है लाइमन सीरीज की जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उस वक्त क्या फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। बाल्मर सीरीज में जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, लॉन्ग वेवलेंथ हो गया मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। शॉर्ट वेवलेंथ हो गया मिनिमम वेवलेंथ। हमें देखना है लाइमन सीरीज में जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उस वक्त क्या फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बाद बाल्मर सीरीज में जब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उस वक्त क्या होगा आपका क्या फ्रीक्वेंसी। तो उन फ्रीक्वेंसीज का क्या निकालना आपको, रेशियो, यही करेंगे आप, यही करेंगे। वी लाइमन, ठीक है ना। पहले ये देखो, न्यू होता है बराबर c/λ, c/λ, c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहां बच्चों देखो, अब यहां वेवलेंथ क्या है, लॉन्ग वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है ना। लॉन्ग वेवलेंथ हो गया लैम्डा मैक्सिमम, तो आप ऐसे लिखेंगे न्यू लाइमन, ठीक है ना, इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्सिमम। सीरीज कौन सी है, लाइमन, तो न्यू लाइमन इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्सिमम के लिए क्या फार्मूला बताओ फटाफट, n स्क्वायर इंटू n+1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय शाबाश 2n+1 इंटू r। लाइमन सीरीज के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक जंप्स है वो किस ऑर्बिट पे एंड होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट पे, तो n क्या होगा उसका 1, तो न्यू l बनेगा आपका c डिवाइडेड बाय शाबाश 1 स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 1+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है ना, प्लस r, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू क्या है बाहर r, तो निकालो यहां पर, तो आपको न्यू l जो है वो निकलेगा आपको c डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर हो गया 1 ही, 1 स्क्वायर हो गया 1 ही, 1 + 1 कितना हो गया 2, ये बनेगा 2 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 2 + 1 कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3r, ठीक है, 2 1 जा 2 + 1 हो गया 3 डिवाइड प्लस 3r। तो न्यू लाइमन जो है वो निकलेगा आपको 3rc डिवाइडेड बाय 4, है ना, 3r ऊपर जाएगा, ऊपर तो c साथ है, ये बनेगा 3rc डिवाइडेड बाय 4। इसको रखो ऐसे ही ब्रैकेट में, ऐसे करो इसको। अब निकालेंगे v बाल्मर, ठीक है ना, उसको vb लिखेंगे, vb होगा c डिवाइडेड बाय उसका लैम्डा मैक्सिमम, है ना, उसका लैम्डा मैक्सिमम किसके बराबर होगा शाबाश n स्क्वायर इंटू शाबाश n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2n+1 इंटू r। मैंने आप डायरेक्ट लिखा, व्हाट इज दिस, दिस इज लैम्डा मैक्सिमम। ये क्या है, लैम्डा मैक्सिमम, ये तो ये वैल्यू है। v बाल्मर हो गया c डिवाइडेड बाय लैम्डा मैक्सिमम। अब मैंने v बाल्मर का डायरेक्ट लिखा, बाल्मर सीरीज के लिए n कितना होता है 2, तो निकालो भाई vb निकालो बच्चों, vb जो आपका होगा वो होगा c डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर कितना बनेगा 4 इंटू 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 + 1 इंटू r, ठीक है, तो आपको बनेगा v बाल्मर किसके बराबर बनेगा शाबाश, v बाल्मर बनेगा c डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है ना, और ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 + 1 कितना हो गया 5, ये बनेगा 5r, ठीक है ना, 5r कहां जाएगा ऊपर, ये बनेगा v बाल्मर इज इक्वल टू 5rc डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 9 4 जा 36। अब तो डिवाइड करो, अब तो vl को डिवाइड करो vb से, vl को डिवाइड क्या करो vb से, तो आपको ऐसे निकलेगा vl बाय vb इज इक्वल टू, पहले vl वो है 3rc डिवाइडेड बाय 4
जब हम इसको VB डिवाइड करेंगे ये बनेगा 5RC डिवाइड बाय 36। अब जो इसका उल्टे का पलट हो जाएगा ये बनेगा 36 डिवाइडेड बाय 5RC। RC खत्म, 4 1 4 9 36। ये बनेगा VL बाई VB इज इक्वल टू 9 क्या है 9 3 क्या बनेगा शाबाश 27 डिवाइडेड बाय क्या आएगा शाबाश 5। तो इसका मतलब है आपको कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन 27:5। तो आपका VL/VB जो होगा वो होगा 27:5। तो अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं होती तो आपको अलग अलग निकालना होता 1/λ इज इक्वल टू RC इंटू 1/n स्क्वायर माइनस 1/, लंबा चौड़ा क्वेश्चन खींच जाता वहां पर। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला क्वेश्चन छोटा बन गया, वरना आपको अलग करना था न्यू इज इक्वल टू RC इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पहले n1 का वैल्यू n2 का, फिर वो सॉल्व करके आप यहां पहुंच जाते, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट किया है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मे बी आस्क्ड इन द नीट। क्वेश्चन देखो, उल्टा क्वेश्चन दिया है इसने। क्वेश्चन इतना इजी है लेकिन आपको ट्विस्ट दिया है क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मींस लैम्डा मैक्सिमम and the shortest wavelength observed in 5 spectral series of emission spectrum of hydrogen atom is emission spectrum होता जब इलेक्ट्रॉन जंप करता from higher orbit to absorption होता जब from lower orbit to higher orbit। आपके पास 5 सीरीज है, आपको देखना है 5 सीरीज में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस सीरीज में होगी, सबसे शॉर्टेस्ट किस में होगी, सबसे शॉर्टेस्ट किस में होगी और सबसे लॉन्गेस्ट किस में होगी। उन दो को क्या निकालना है? रेशियो, ठीक है ना। आपको ऐसे पता है, पहले आपको फार्मूला ऐसे पता है लैम्डा फंड इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्रैकेट इज ग्रेटर देन लैम्डा पास्चन इज ग्रेटर देन लैम्डा लाइमन इज ग्रेटर देन लैम्डा बॉल्मर is greater than lambda what शाबाश is greater than lambda Lyman। इसका मतलब है सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किस सीरीज में होगी? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होकर होगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम n is equal to infinity orbit तो 1 orbit, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे फॉर लाइमन सीरीज the wavelength will be shortest. For Lyman series, the wavelength will be shortest. For Lyman series, the wavelength will be shortest, and that occurs when electron that occurs in transition. I say in transition infinity to 1. That occurs in transition infinity to 1. ठीक है। अब मेरी तरफ देखो, आपको नहीं करना है वो 1/λ इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर, आपको सीधे लिखना है लैम्डा मिनिमम किसके लिए होता है, किसके बराबर होता है? शाबाश, जल्दी बताओ किसके लिए होता है? n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक है। लैम्डा मिनिमम किसके बराबर होता है? फार्मूला है ना भाई, तो निकालो n क्या इसके लिए है 1, तो इसका मतलब है लैम्डा मिनिमम will be equal to 1 divided by r। ये रखो, ठीक है। तो अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस सीरीज में होगी? फंड सीरीज में होगी, ठीक है ना। इन सब 5 यहां दिया है इन द 5 स्पेक्ट्रल सीरीज, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसको होगी? फंड सीरीज को। वो कब इमिट होगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम 6 to 5, उसके फर्स्ट मेंबर को आप लिखेंगे लॉन्गेस्ट wavelength will occur in fund series, ठीक है। when in fund series, ठीक है ना। in the transition हो गया इलेक्ट्रॉनिक जंप, in the transition 6 to 5, यानी n कितना है उसमें? 5, ठीक है ना। n2 है 6, n1 कितना है? 5, n1 हम n लेते हैं तो n कितना होगा? 5। तो निकालो भाई लैम्डा मैक्सिमम किसके लिए फार्मूला है? क्या है फार्मूला उसका? n स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चा।
डिवाइडेड बाय 2 into 5 plus 1 into r. वेरी गुड। लैम्डा मैक्सिमम होगा बराबर, शाबाश, लैम्डा मैक्सिमम होगा बराबर 5 उधर क्या होगा 25 इंटू 5 6 कितना हो गया 5 प्लस क्या हो गया 6 स्क्वायर क्या हो गया 36 डिवाइडेड बाय 5 2s are 10 प्लस 1 क्या हो गया 11, ये हो गया 11r। ठीक है, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा जरा देखो, 25 6 कितना हो गया शाबाश 200, मल्टीप्लाई करो जल्दी 900, हाँ वही मुझे पता है 900 डिवाइडेड बाय 11r। अब निकालो रेशो, अब किस किस का रेशो निकला, लॉन्गेस्ट तो शॉर्टेस्ट, ठीक है ना, लैम्डा मैक्सिमम तो लैम्डा मिनिमम, तो निकाल भाई रेशो। देयरफॉर लैम्डा मैक्सिमम सॉरी यहां लिखेंगे, देयरफॉर लैम्डा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू, लैम्डा मैक्सिमम क्या है 900 डिवाइडेड बाय 11r इनटू उसका उल्टे का प्लट हो जाएगा ना, वो जाएगा r by 1, r और r कैंसल, तो वो निकला 900 डिवाइडेड बाय 11। व्हाट ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज, 900 डिवाइडेड बाय 11। Force is furnished by the Coulomb attraction between the proton and the electron. In a Bohr model, the centripetal force is furnished by the Coulomb attraction. पता ही आपको है, between the proton and the electron. If A0 is the radius of ground state of orbit, ठीक है ना, ground state orbit, m is the mass, is the charge on electron, and यहाँ पर है epsilon naught. This is epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity of vacuum. Permittivity means permittivity of free space. तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, देखो आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन फोर्स देता है हमें, कूलम्ब फोर्स, तो आपको ऐसे पता है mv² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कौन सा फोर्स है, कूलम्ब फोर्स, लेकिन r किसके बराबर है, a0, तो आप ऐसे लिखेंगे mv² डिवाइडेड बाय a0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² डिवाइडेड बाय a0 स्क्वायर, ठीक है। अरे ठीक है, m को वहां ले लो, देखो एक a0 दफा, ठीक है, m को उधर ले लो, ये क्या बनेगा शाबाश, ये बनेगा v² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e² डिवाइडेड बाय शाबाश e² डिवाइडेड बाय ma0, e² डिवाइडेड बाय ma0, e² into 1 हो गया e², ठीक है ना। ये बनेगा v² इज इक्वल टू e² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m into a0, ठीक है ना। तो v निकालो, v हो गया अंडर रूट ऑफ शाबाश e² डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m into a0, e² जो है वो बाहर निकलेगा, आएगा ना बाहर, तो बाहर आएगा ना, तो ये बनेगा v इज इक्वल टू e बाहर आएगा, ठीक है ना, नीचे वाला रूट पे रहेगा, ये बनेगा e डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m into a0। अब कौन सा ऑप्शन ठीक हो बताइए, सी, ठीक है ना, सीधा v निकाला यार, समझ आई बात।